योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। दर्शकों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फिटनेस और योग के बारे में। कैसे योग के माध्यम से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और पूरे समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फिटनेस गुरु विकास कुमार जी। विकास जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि जो योग चूँकि बहुत नामी चीज़ है, बहुत अब प्रचलन भी हो गया है, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अगर कोई नया व्यक्ति शुरू करता है, बीमारियों से तंग आ गया है और योग करना चाहता है, तो कौन सा योग को अपनाएंगे सबसे पहले? देखिए, योग प्रचलित हो चुका है, पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति यानी कोई भी किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता। कि ऐसा ना हो कि हम लोग किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी दूसरे को देख के उनके माध्यम से उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें जो कि अभी हमारी क्षमता से बाहर है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए अगर योगाभ्यास की शुरुआत करनी है तो उन्हें जैसे सूक्ष्म योग होते हैं, पहले शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उनको पहले एक्टिव करने के लिए कुछ कुछ बेसिक योगा अभ्यास हैं। जैसे सूर्य नमस्कार के पहले भाग जो है, जैसे अश्व संचालन सीखना होगा उन्हें, उसके बाद उन्हें तारासन सीखना होगा, उन्हें कपालभाति, उन्हें वृक्षासन, ये सब तरह के आसन ऐसे हैं जो उनके शरीर को एक्टिवेट करेंगे, मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, बैलेंस करेंगे और उनके शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर उस लेवल पे ले जाएंगे ताकि योगाभ्यास को आगे कर सकें। जी, अभी आपने कहा कि पहले अपनी शारीरिक क्षमता की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, कई चैनलों में तरह तरह की योग क्रियाएँ दिखाई जाती है और लोगों को अपील की जाती है कि आप इस बीमारी से दूर हो जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे। तो कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि मैंने बार बार अभी कहा कि हमें अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। हो सकता है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पे हो या यूट्यूब वगैरह पे हो, वो बातें सही हो, बट ये पार्टिकुलर उनके लिए सही हो। जैसे ज़्यादातर हम लोग क्या होता है कि किसी न किसी बड़े फिल्म स्टार या बड़े किसी सेलिब्रिटी के पीछे ज़्यादा हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो कुछ पार्टिकुलर चीज़ या एक्सरसाइज उनके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हुआ हो, बट ज़रूरी नहीं कि वो सेम चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमेशा उस चीज़ को फॉलो करने से बचना चाहिए जो हमारी क्षमता से बाहर की हो। तो वो सही या गलत ये हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको उनके लिए सही हो सकता है बिल्कुल उनके, बट वो चीज़ें हमारे लिए भी सही है, ये थोड़ी गलत बात होगी। तो हमें अपने क्षमता को पहचानते हुए उस चीज़ में को करना है। जैसे अभी 1 क्लास का बच्चा है, तो 1 क्लास का बच्चा तो 1 2 ABCD और टेबल वगैरह पढ़ता है, वो साइंस, मैथमेटिक्स और उस लेवल का पढ़ाई नहीं करता है। तो अगर योगाभ्यास में भी अगर हम 1 क्लास के बच्चे हैं तो हमें उस लेवल पे ही रहना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया और यूट्यूब को देखकर कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जी विकास जी, बहुत अच्छी बात कही। और चूंकि आपने एक किताब भी लिखी है जो अभी हमारे सामने रखा गया है, 41 फिटनेस मंत्र, 100 साल जीवन जीने के रहस्य, हमारे दर्शक भी ये दे सकते हैं। तो विकास जी, किताब में क्या खास है? एक किताब लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? इसमें क्या खास बात है जो हमारे दर्शकों को देखना चाहिए, जानना चाहिए? जैसे इस किताब को जब हम लिखने का शुरुआत किए, जब सोचे, क्योंकि दूरदर्शन पे हम कार्यक्रम जो है करे योग रहे निरोग, उससे भी जुड़े हुए हैं और लगातार हमारा योगा पे कार्यक्रम होता रहता है। दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों को योग सिखाते रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए तो 5 to 10% ही लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने की दिशा में कार्यरत है या कुछ कर रहे हैं। अभी 80% लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यह किताब जो 41 फिटनेस मंत्रा है, इसका आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 100 साल जीवन जीने के सीक्रेट्स। इस किताब में ऐसी ऐसी बातों का समावेश किया गया है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर देगा। वह इस बात के लिए ज़रूर जागरूक हो जाएगा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन का जो मूल धन है, जो अनमोल धन है, वो हमारा शरीर ही है। हम लोग कोई भी चाहे चीज़ अर्जित कर रहे हो, धन दौलत हो या बैंक बैलेंस, पैसा हो, गाड़ी हो, मोटर हो, हर चीज़ व्यर्थ है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो। और जी विकास जी, आपने अच्छी बात बताई इस किताब के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, आपका जो एक किताब देखा उसके बाद, जो अभी तनाव और दबाव, दो ऐसे चीज़ हैं जो बच्चा से लेके बूढ़ा तक परेशान है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो माता पिता का रहता है कि नंबर लाने का दबाव, क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो टीचर का, शिक्षक का दबाव, और हम लोग जैसे अपने वर्क प्लेस पे जहाँ काम करते हैं वहाँ भी कई तरह के टारगेट रहते हैं, कई तरह का प्रेशर रहता है।
और ये मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, उस डिप्रेशन, अवसाद जो होता है। तो क्या इस बीमारी से बचाव में योग कितना सार्थक हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? दो बातें बताऊंगा। सबसे पहला इस किताब के बारे में, जैसा कि इस किताब का आपने देखा 41 फिटनेस मंत्रा, तो तनाव और दबाव जो बच्चों के बारे में और बड़ों के बारे में हर उस चीज़ का जिक्र इसमें किया गया। अब रहा बात कि योग कोई नई चीज़ नहीं है। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब नया हो सकता है, लेकिन योग का इतिहास सदियों पुराना है। अगर कहा जाए तो हमारे भगवान के ज़माने से योग का प्रचलन है और ये आदिकाल से चला आ रहा है योग। मतलब जो भी महापुरुष अगर धरती पे अवतरित हुए अजन्म में, उन्होंने भी अगर अपने शरीर को अगर बेहतर बनाने की कोशिश की या उन्होंने बेहतर रखा, तो कहीं ना कहीं माध्यम योग रहा। तो योग हमारे शरीर के हर बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है। योग में इतना ताकत है, योग की इतनी शक्ति है कि सबसे पहला तो अगर हम अभ्यास शुरू से ही कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। दूसरा, अगर किसी तरह की बीमारी से हम ग्रसित हैं तो योग हर तरह की बीमारी को, चाहे वो लीवर की हो, किडनी की हो, श्वास की हो, हृदय की बीमारी हो, या हमारे घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर डायबिटीज़ हो, किसी भी तरह के, आप किसी बीमारी का नाम ले लीजिए, हर तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता आपको योग देता है। तो योगाभ्यास जो भी करेंगे उन्हें कम से कम बीमारियां तो कभी नहीं होगी, और अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यह भी तय है कि योगाभ्यास करने से उस बीमारी से बहुत ही हद तक उनमें कमी आएगी, लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और निजात भी मिल सकती है। जी, लाइफ स्टाइल संबंधित बीमारियां, जो जीवनचर्या संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी चर्चा किया, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कब्जियत है, गैस है, जितनी भी, या मोटापा है, सारी बीमारियां हमारे खान पान और रहन सहन के कारण ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आपकी जो ये पुस्तक है, वैसे लोगों को क्या संदेश देगी अपने जीवनचर्या में सुधार के लिए, और योग के माध्यम से आप क्या, कैसे उनको दूर कर सकते हैं? सबसे पहला, जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत ही लाइफ स्टाइल से हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो जीवन में शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसका देन हमारा गलत लाइफ स्टाइल है। हमारी जो बुरी जीवन शैली है उसकी वजह से हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आपने खाने पीने की बात की, अभी हम लोग गौर करिएगा कि हमारे खाने पीने का जो तरीका है बहुत ही ख़राब हो चुका है। हम लोग जो बहुत शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं, जो पौष्टिक तत्व हैं, उसको ज़्यादातर नहीं ले रहे हैं। खास करके हमारे बच्चों की बात करें, ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ बड़ों को या जिनकी बीमारी हो रही है उनको, या जिनको बस लड़ने की क्षमता बढ़ानी है बीमारियों से या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी उनको, बल्कि योग एक ऐसा चीज़ है जो उम्र का इसमें बंधन नहीं है। हमारे बच्चे भी योग कर सकते हैं। बच्चों के हिसाब से भी अलग तरह का योगाभ्यास है, बड़ों की तरह बुजुर्गों के लिए अलग योगाभ्यास है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए, यंग बच्चों, बच्चियां, हर किसी के लिए योग है। तो योग अगर करते हैं तो योग आपको एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल भी देता है, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। और जो भी व्यक्ति या जो भी पुरुष, महिला या फिर बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, वो लाइफ स्टाइल उनका कभी भी गलत नहीं हो सकता। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो लाइफ स्टाइल भी उनकी सही रहेगी। आजकल जिम का प्रचलन बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि समाज में हर जगह, जहाँ गली मोहल्ले में एक जिम नया व्यवसाय के रूप में आ गया है, वहाँ पे भी फिटनेस ट्रेनर हैं। खासकर यूथ बहुत ज़्यादा, जो युवा वर्ग है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं जिम की ओर जाने से। तो जिम जाने के पहले, या हम आपसे ये पूछते हैं कि जिम और योगा में क्या अंतर है? जो योग आप कराते हैं पारंपरिक विधि से, जिम और योगा कौन ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? काफ़ी अच्छा सवाल। जिम और योगा में क्या अंतर है? मैंने जैसे बोला कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह का जन्म बहुत बाद हुआ, योगा हमारे सदियों जन्मांतर से चला आ रहा है। तो उसी तरह जिम का भी जो जन्म है बहुत काफ़ी बाद हुआ। तो उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो योगा को हम ऐसे मान लें कि पहले निर्माण हुआ था लकड़ी के पहिया का, जिससे गाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। बट आज देखिए तो आज एक से एक तरह का रबड़ का और अन्य धातुओं और अन्य ऑब्जेक्ट्स का पहिया बन रहा है। कार्बन फाइबर और क्या क्या उसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। हवाई जहाज़ के लिए अलग रबड़, गाड़ी के लिए अलग रबड़, ऐसे ऐसे यूज़ होके नवीनतम टेक्नोलॉजी जो आ गई तकनीक, उसके वजह से पहिया बनाया जा रहा है। तो उसी तरह मान लीजिए योगा और जिम को, क्योंकि योगा उस समय हमारा लाइफ स्टाइल जैसे बात कर रहे हैं, तो उस समय का हमारी जो दिनचर्या, हमारा जो लाइफ स्टाइल था, उस समय योगा काम कर जाता था, चल जाता था। बट अब चूंकि हर किसी के पास ना ही क्षमता है उतना, ना ही पेशेंस है और ना ही समय है
किसी योगाभ्यास करने के लिए थोड़ा क्षमता चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, क्योंकि योग करने का फ़ायदा तुरंत नहीं मिल सकता किसी को। जिम वगैरह क्या है, चूँकि नवीनतम टेक्नोलॉजी के मशीन है वहाँ पे, तो जिम करने का ये फ़ायदा मिल जाता है कि आप जो काम 2 घंटे में कर पाते हैं वो आप आधे घंटे 1 घंटे में भी कर सकते हैं। तो दोनों का महत्व अलग है, दोनों के फ़ायदे अलग अलग हैं, दोनों को तुलना करना या दोनों को एक दूसरे में मैच करना सही नहीं होगा। दोनों की अपनी अपनी उपलब्धियाँ हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, तो उसको दोनों अलग अलग महत्व, जगह पे अलग अलग महत्व रखते हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि अगर मानसिक रूप से मजबूत करना है तो योग ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, और शारीरिक रूप से अगर आपको मसल्स बनाना है या मोटापा तुरंत घटाना है तो आप जिम में ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योग की जो भी क्रियाएं आसन है आप देखेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही एक सीमित समय में एक ज़्यादातर सुबह के समय में किया जाता है, जिस समय हमारा शरीर और मन बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है, ना ही किसी दिन भर की काम की बेचैनी, ना ही कुछ उलझन वैसा रहता नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होकर उछल कूद करके बहुत ही एग्रेसिव वे में योगा हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा मन शांत रहता है, जब शांत मन से किसी चीज़ को करते हैं, और योग से जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, वो हमें अंदर से एक्चुअली मजबूत बनाती है। जिम हो सकता है कि शरीर, इसको कंपेयर नहीं करना, बट जिम ज़्यादातर देखिएगा कि बाहरी आवरण जो है हमारे शरीर का, बाहरी जो ढांचा है उसको मजबूत बनाता है, बट योग हमारे आंतरिक जो है, हमारे अंतर मन को और आत्मा कहे या पूरे शरीर को कहे, अंदर से भी मजबूत बनाता है। तो योगा करने का यह तो फ़ायदा है कि मानसिक रूप से जो भी योग करते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। आजकल एक और समस्या समाज में देखी जा रही है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर स्कूल से पास करते ही बच्चे हाई स्कूल पहुंच रहे हैं और इंटर, बीए, ग्रेजुएशन स्तर पे या इंजीनियरिंग के छात्र, नशा का प्रकोप उनके बीच बढ़ रहा है। क्या योग में ऐसा कोई उपाय है जिससे कि बच्चों में नशा विमुक्ति हो जाए, नशा से मुक्त हो जाए और बच्चे उस ओर जाए ही नहीं? योग में बिल्कुल, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि योग से हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की चीज़ों से लड़ने की क्षमता है। और अभी हम लोग बातचीत के दौरान आपने भी अभी इस बात को कहा कि योग करने से मानसिक रूप से हमारी जो शक्ति है बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल स्ट्रेंथ। और नशा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि योग से उससे दूर किया जा सकता है कि नहीं, ठीक हो सकता है कि नहीं। उससे पहले हमें उस कारण को ढूंढना होगा कि बच्चे जो है, यूथ जो है, नशा की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। आखिर ये किस तरह का दबाव या किस तरह का आकर्षण है जो उन्हें नशे की ओर ले जा रहा है। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक जो अनवांटेड कंपटीशन, कि अगर उसने IIT कर रहा है, किया है, JEE कर रहा है, उसने उसको क्रैक किया तो मुझे भी करना है। भले मेरी क्षमता किताब लिखने की है लेकिन मैं जा रहा हूँ IIT करने। भले मेरी क्षमता पेंटिंग करने की है लेकिन मैं मेडिकल करने की तैयारी कर रहा हूँ। भले मेरी क्षमता क्रिकेट खेलने की है। तो क्या हो रहा है ना कि बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग ये एक एक्स्ट्रा दबाव डाल रहे हैं। ये पेरेंट्स हो सकते हैं या सोसाइटी के लोग हो सकते हैं या उनकी पर्सनल कंपैरेटिवली जो दूसरे से तुलनात्मक जो सोच है वो हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि देखिए, डॉक्टर के पास भी जब हम इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर पहले ब्लड टेस्ट, एक्सरे ये सब करता है। तो डॉक्टर पहले कारण ढूंढता है, तब उसका इलाज बताता है। तो इसी तरह हमें पहले कारण ढूंढना होगा। योग में इतने सारे योगाभ्यास और इतने आसन हैं, इतने प्राणायाम हैं कि नशा तो छोड़िए, जितनी भी तरह की बुरी आदतें हैं, बच्चे बूढ़े या कोई भी हो, हर कोई उससे दूर हो सकता है। लेकिन अगर हमने उस कारण को दूर नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर वो उसी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो पहले हमें उस कारण को ढूंढना होगा, हमारे बच्चों में ऐसी क्यों हो रही कि हमारे बच्चे उस तरफ, उस ओर ध्यान जा रहा है उनका, और नशे की तरफ ज़्यादा और अच्छे कामों की तरफ नहीं जा रहे हैं। कारण को ज़्यादा ढूंढना जरूरी है। विकास जी, चूंकि आपने किताब लिखा है, फिटनेस मंत्र दिया, तो योग और फिटनेस क्या एक दूसरे के पर्याय हैं? और एक जो किताब लिखा है, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाएंगे? यह किताब लिखने का जो मेरा मकसद था, डेफिनेटली जब हमने बताया कि हम लोग योगा के माध्यम से, अभी हमारा जो कार्यक्रम आता है दूरदर्शन पे, करे योग रहे निरोग, हम लोग लोगों को उसके लिए प्रेरित करते हैं कि योगा अभ्यास करें, सीखें और हमारे साथ साथ दोहराएं और स्वस्थ रहें। लेकिन यह जब किताब लिखने की बारी आई, 41 फिटनेस मंत्र, जब इस किताब को लिखने का सोच यह था कि अभी भी देखिए कि हम लोग योगा का प्रोग्राम हमारे दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है और भी अलग अलग माध्यमों से हो रहा है और हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में हो रहा है, लेकिन फिटनेस से अभी भी लोग अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं। आप देखिएगा, अगर आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल होगा तो देखिएगा कि वहाँ पे बेड मतलब फुल है, जगह नहीं मिल रहा है। अगर आप मेडिकल स्टोर देखिएगा, वहाँ देखिएगा कि दवाइयों के लिए लाइनें लगी हुई हैं,
बट वही है, जब आपने बात किया जिम सेंटर का, योगा सेंटर का, आप वहाँ पे जाके देखिएगा खाली रहेगा। आप वहाँ जाके देखिएगा मात्र 10 लोग रहेंगे। अगर एक बार एक सीमित टाइम है तो ख़त्म, अगर आज 10 दिन कोई आया है तो 11वां दिन से गायब हो जा रहा है। तो लोग इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं और इसके फ़ायदे को नहीं समझ रहे हैं। तो इस किताब को लिखने का मेरा मकसद यह हुआ कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, संयोगवश आज इसको महज संयोग कहें या जो भी कहें, कि जो भी सवाल आपने पूछे उस सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। नशा का भी जवाब है इसमें, मानसिक तनाव का भी जवाब है इसमें, लाइफ स्टाइल का भी जवाब है इसमें। तो इस किताब को लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि जब लोग इस किताब को पढ़े तो इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित हो कि अगर वह स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो अपने परिवार की देखरेख नहीं कर पाएंगे, अगर वह स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वह स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सामाजिक उपस्थिति अच्छे से नहीं दर्ज करा पाएंगे। तो इस किताब को जो भी पढ़ेगा वह स्वस्थ के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर प्रेरित होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे योग और फिटनेस एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर आप योग करते हैं तो आपका अस्पतालों का जो खर्च है, भारी भरकम बिल है, उससे बचाव होगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। और विकास जी, आपने हमारे दर्शकों को योग और फिटनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।